ऑप्टिक्स है। तो ये ऑप्टिक्स का आपका डेरिवेशन नंबर 6। उसके बाद थियरी हुई थी 6, ठीक है, छठा डेरिवेशन है। देखो जरा इस डेरिवेशन में 3 चीजें तो लिखी हैं, बाकी उससे ज्यादा चीजें निकालनी है। पहला लिखा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक को जनरली हम एन से दिखाते हैं, बट उसका एक फॉर्मूला होता है प्रिज्म के लिए। फिर प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण किसे कहेंगे? ये प्रिज्म अगर है तो मान लेते हैं ये प्रिज्म का ऊपर का जो एंगल है वो कितना है? ए है। कितना है? ए। थीटा की जरूरत पड़ेगी हमें अभी, तो इसलिए हम थीटा नहीं लिख रहे हैं। मान लो कि प्रिज्म का एंगल कितना? ए। वो प्रिज्म कोण कुछ भी हो सकता है, मैंने ए मान लिया, तो ये ए का फॉर्मूला निकालना है। फिर न्यूनतम विचलन कोण, विचलन मतलब होता है भटक जाना, विचलित हो जाने का मतलब क्या है? रास्ते से भटक जाना। मतलब प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो पता ही है सीधा तो जाएगा नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो वो कितना डिग्री अपने रास्ते से भटक गया है, कितनी डिग्री नीचे झुका है, ठीक है, उसी डिग्री को हम कहते हैं विचलन कोण। तो वही हमें न्यूनतम विचलन कोण निकालना है। डेरिवेशन ये लेंथी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसलिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि अपने प्रिज्म की फैमिली में एकमात्र डेरिवेशन ये है ही, इसके अलावा प्रिज्म में कोई डेरिवेशन है ही नहीं जो आता हो पेपर में 5 नंबर का। तो अपने छोटी से जो इनकी खानदान है प्रिज्म, ठीक है, खानदान तो इनका ऑप्टिक्स है, खानदान का नाम ऑप्टिक्स है, परिवार का नाम इनका प्रिज्म है। इस प्रिज्म में अकेला डेरिवेशन है ये, इसलिए जब कोई टॉपिक सिंगल बचता है तो वो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। बाकी ये डेरिवेशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं एकदम दिमाग में फिट करवा दूंगा। अगर तुम 3 चीज का जवाब अभी दे देते हो तो ये डेरिवेशन मैं फिट करवा दूंगा दिमाग में, बस तुम्हें देखना है। पहला चीज का आंसर दो मुझे, चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है? 360। गुड। दूसरा, त्रिभुज के 3 कोणों का योग, अगर कोई त्रिभुज है उसके 2 अंतः कोण को जोड़े तो बाह्य कोण के बराबर होगा। बस यही 3 कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। बाकी अब तुम्हें ये 3 चीज पता है, इसी 3 चीज पे पूरा डेरिवेशन करवा दूंगा मैं। बस एक चीज है, थोड़ा फोकस बनाए रखना, इधर उधर भटकना मत, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। होगा यही 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैं फिट करवा दूंगा दिमाग में। मैंने ऑलरेडी प्रिज्म का डायग्राम बना दिया है। प्रिज्म का एंगल मैंने मान लिया है कितना है। मान लो ये प्रिज्म कितने कोण पे है? ए कोण का प्रिज्म है। इस पॉइंट का नाम भी ए लिख देता हूं और प्रिज्म का कोण भी ए लिख देता हूं, ठीक है, दोनों को इससे दिखा दिया। बाकी जो किनारे से आपको लाइन दिख रही है वो क्या है? वो सॉरी, ग्रीन वाली जो लाइन दोनों साइड से दिख रही है वो क्या है? सेंटर है, अभिलंब है। ठीक है, मैं अपने टैब का पासवर्ड भूल गया यार, अभी पैटर्न भूल गया, अचानक से दिमाग से उतर गया। अब थोड़ा अचानक से मैं हाथ रखूंगा ना उस पर, खुद ही हाथ घूम जाएगा। अभी सोच नहीं, कुछ नहीं किया है, वो 2 साल से वैसे ही है, अचानक होता है, माइंड से स्लिप हो जाता है। अब कभी अचानक ऐसे हाथ रखूंगा खुद ही हाथ घूम जाएगा। अभी सोच के कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, 3 बार गला डाल दिया, ठीक है। कभी अचानक से ऐसे घूम जाता है। मेरे एकदम दिमाग ही ब्लैंक हो गया, कैसे था वो पासवर्ड? 4थी बार गलत। क्या था मेरे टैब का पासवर्ड? उसमें तो फिंगरप्रिंट भी नहीं है, फेस अनलॉक है। हाँ, फेस अनलॉक है, फेस अनलॉक से खोल तो मुझे पासवर्ड ही भूल गया मैं इसका। पैटर्न खुल जा भाई, चलो फेस अनलॉक से तो खुल गया। होता है कभी कभी मेरे साथ एक बार ये हुआ है, पहले भी एक बार, बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, पैटर्न ही भूल गया था। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल चीज है, कोई इतना भारी चीज नहीं पढ़ रहा है। डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। क्या ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब कैसे बनता है? इस सरफेस पे 90 डिग्री का कोण होता है, तो इस पे 90 डिग्री कोण, ये तिरछा लग रहा है, लेकिन जब इसको सीधा करोगे तो एकदम ये 90 डिग्री का कोण होगा सीधा, ठीक है। बाकी इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, अभी भी समझ लो कि प्रिज्म में कोई प्रकाश गई। अब हम इस पे नहीं आएंगे कि वो प्रकाश 7 रंगों में बढ़ती है नहीं बढ़ती, बस सिंपल सिंगल लाइन से हम समझेंगे। ये प्रिज्म में प्रकाश है, जो प्रकाश पहली पृष्ठ से टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश या आपतित किरण। फिर वो प्रकाश विरल से कहाँ गई? बाहर कैसा माध्यम है? बाहर एयर, विरल माध्यम,
और अंदर कैसा माध्यम है? कांच। ये प्रिज्म कांच का है सपोज, तो ये कैसा माध्यम है? डेंस, सघन माध्यम। गुड, इतना बेसिक तो समझ गए। और बाहर फिर से हवा है। तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो झुक जाएगा। गुड। तो इसको जर्नली जाना कैसे चाहिए था? एक बार देखो, अगर ये प्रकाश आपतित हुआ है तो जर्नली इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन सीधा ना जाकर ये भटका, विचलित हुआ अपने रास्ते से, इसलिए इसको विचलन कोण कहते हैं। विचलित हुआ और वो विरल से सघन में जाने के लिए अपने रास्ते से भटक के क्या हो गया? झुक गया। ये झुक गया और ऐसे में आ गया। तो ऊपर जाने के बजाय वो ऐसे में चला गया। ओके। वैसे ये प्रकाश जब यहां से बाहर निकलेगा, मतलब सघन से विरल में निकलेगा, तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा, क्योंकि सघन से विरल में आ रहा है। तो अभिलंब ऊपर जा रहा है, तो ये अभिलंब से नीचे की तरफ आएगा। ये एकदम नीचे की तरफ, ऐसे दूर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये प्रकाश जो है, एक जाना इसको सीधा ऊपर चाहिए था, नहीं गया। ठीक है, झुक गया। वैसे ये जो प्रकाश है, ये जैसे आगे की तरफ बढ़ा है, तो आप इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करो। ये कितना विचलित हुआ है उसको पता करना है, तो इसके लिए इस प्रकाश को पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो हुआ, इससे भी डॉटेड लाइन से देखो, ये काल्पनिक है, काल्पनिक है। ये जो आपका बनाना यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिख रहा है, जो ये अपने रास्ते से भटक के ऐसे आया था और ये सीधा गया, जबकि इसके पीछे ड्रॉ करोगे तो इसको यहाँ होना चाहिए था। तो इसे कहते हैं, बाहर की तरफ से कोण बनता है, इसी कोण को कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण। ये टोटल वो एंगल होता है जिस एंगल से प्रकाश भटका है अपने रास्ते से। ठीक है, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसको किस चिन्ह से दिखाया जाता है? अब ये पता नहीं, ये चिन्ह आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, 11th पढ़ा होता तो पक्का पढ़ा होता। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन की तरह होता है, बस इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसको किस चीज से दिखाया जाता है? डेल्टा से। ठीक, अभी न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति का मतलब कुछ और है, वो मैं समझाऊंगा। डेल्टा से इसको भी दिखाते हैं, त्रिभुज को, बट यहाँ पर इसको इसी चीज से दिखाएंगे। एक ही चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, यहाँ डेल्टा से। डायग्राम समझ में आया अभी तक? रे डायग्राम बड़ा सिंपल है। इसके रे डायग्राम में कुछ है भी नहीं, इसके अलावा भी कुछ नहीं है, बस कोण वगैरह दिखा दे रहा है मुझे। प्रकाश का नाम रख देता हूं मैं, सपोज ये P है, ये बिंदु Q पे गया, Q से किस पे गया? R पे गया, और प्रकाश फाइनली R से कहाँ आया? S पे आया। ऊपर वाले प्रिज्म का कोण भी मैंने A माना है, इस कोण को भी A बोलो और इस बिंदु को भी क्या मान लो? A। कोण को भी मान लो एंगल A। बड़ी वाली त्रिभुज का नाम दे दो A B C, ये हो गया बड़ी वाली त्रिभुज का नाम। और नीचे अंदर भी देखो, दो त्रिभुज दिख रहा होगा, तो एक पॉइंट का नाम Q, एक का नाम R, एक का नाम M रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम M और इस पॉइंट का नाम N। बस यही डायग्राम है, समझ गए डायग्राम? जरूरी है उसको एंगल ए ही बनेंगे। हाँ, उसको तो मानना पड़ेगा। प्रिज्म का एंगल हर जगह इसलिए मानना पड़ेगा, अब वही चीजें इतने सालों से बुक में वही लिखता हुआ आ रहा है। अगर आप एक ही जगह उसको P मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत आएगा एग्जामिनर का। क्योंकि एग्जामिनर जब 40 साल पहले MSc में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, तो उसने A करके पढ़ा होगा, फिर वो 40 साल से पढ़ा रहा है, A करके पढ़ा रहा है। अब तुम अचानक वहाँ पे जाके P करके आओगे, उसे लगेगा कि ये कुछ उटपटांग आदमी है, भले ही उससे कोई मतलब नहीं हो, तो किसी भी चीज़ से दिखा सकते हैं। बस ये कि परंपरा बन गई है कि A से ही उस एंगल को दिखाना है, प्रिज्म के एंगल को A से ही दिखाना है। हालांकि ऐसा कोई रिजिड रूल है नहीं। बाकी और क्या दिखाना होता है? एंगल्स। देखो, कोण हमेशा किसके बीच बनता है? अभिलंब और प्रकाश के बीच। बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर ये चीज मैं ना बोलूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और तुम यहां कोण बना दोगे, कहीं पे भी दिखेगा तुम कोण बना दोगे। ऐसा नहीं होता है। कोण किसके बीच बनता है? हमेशा अभिलंब और प्रकाश के बीच बनता है। और जो प्रकाश आ रहा है उसे कौन सा प्रकाश? तो आपतित प्रकाश को आई से। लास्ट लेक्चर जो हुआ था मैंने बताया था, इसमें 3 प्रकाश होती है प्रिज्म में, एक आपतित, एक अपवर्तित, एक तीसरा होता है निर्गत, जो फाइनली बाहर निकलती है।
तो ये प्रकाश फाइनली यहां से बाहर निकल रही है, तो जब फाइनली बाहर निकलेगी उसे दिखाते हैं ई से। आई तो यही है ना, इमर्जेंट एंगल कहते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण। बाकी ये सीधा गया और झुक गया तो यह अपवर्तित हुआ, यह अपवर्तित हुआ तो क्या हुआ आर। सेम वही एंगल देखो ये भी जा रहा है, तो इसको भी क्या दिखा दो आर। सपोज अभी हमें जरूरत पड़ेगी, हमें पता है वैसे देखिए कि सेम ही है वो एंगल, फिर भी हम इसको क्या लिख दे रहे हैं R1 R2। आगे डेरिवेशन में मैं दोनों को सेम मान लूंगा R1 R2, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ एंगल्स और दिख रहे हैं वहां पे, मैं बता रहा हूं किस एंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एंगल कितना होगा, ध्यान से इसमें देखो, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, लगाओ थोड़ा कॉमन सेंस। 180 कैसे 180 माइनस R1, कॉमन सेंस लगाओ, सब सामने दिख रहा है। ये कुछ ऐसा है, ये पॉइंट Q है, बाहर से एंगल I था, अब ये अंदर जो एंगल है उसे दो भाग में बांटा गया, नीचे वाले को R1, ऊपर का पता नहीं। अब हाँ यस, अब ये जो एंगल है तुम्हें नहीं लग रहा है ये दोनों एंगल सेम है, बाहर वाला और ये वाला, अगर ये I है तो ये भी I के बराबर होगा, ठीक है। तो ये R1 है अगर, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या होगा I माइनस R1, या छोड़ो वो सब नहीं आ रहा है समझ में, ऐसे समझो। सपोज ये एंगल है, सपोज दैट ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एंगल 15 डिग्री का कर दिया, तो बचा हुआ क्या होगा 40 में से 15 गया, ये कितना डिग्री का हो गया। तो वैसे ही अगर ये कन्फर्म है I है, ये कन्फर्म है R1 है, इट मीन्स ये उसका बचा हुआ हिस्सा होगा I माइनस R1। वैसे ही ये एंगल है, बड़ा वाला एंगल E है, उसका दो छोटे छोटे टुकड़े किए, एक टुकड़ा R2 किया तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, इसमें से इसमें घटाओ E माइनस R। अब मेरा डायग्राम तो बड़ा है तो मैं बना ले रहा हूँ, तुम्हारे डायग्राम भी बड़ा ही होगा, बड़ा ही बनाना, फिर भी नहीं बना पाओ तो ऐसे तीर का निशान दिखाना और यहाँ दिखा देना एंगल कितना है E माइनस R2। यहाँ पर जो एंगल है नई जगह होगा तो यहाँ दिखा देना I माइनस R1, बड़े में से छोटा घटाना। इतना समझ में आया, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। बाकी दो और चीज, अभिलंब हमेशा समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, अभिलंब हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री। तो एक एंगल ये जो अभिलंब है ग्रीन वाली लाइन, ये समतल के साथ कितने डिग्री के कोण पे 90 डिग्री। हालांकि वो तुम्हें पता ही है, उसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से कहीं। ओके, अब इसका कितना एंगल बन रहा है, इसको एंगल n से ही दिखा दूंगा मैं। बाकी इधर कोई एंगल की और जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता है। थीटा ले सकते थे, यस ले सकते थे। बाकी वो विचलन कोण ऊपर डेल्टा से मैंने दिखा दिया है, ठीक है। ये इतना ही है। ये ए क्या है, इस सघन माध्यम समझाना, चलो इसको हटा दो। ये सघन माध्यम तो चलो इसके लिए किया है कि ये कांच का जो टुकड़ा है वो सघन माध्यम है। तो ये जो ए है ये क्या है, ये कौन सा कोण कहलाता है, ये प्रिज्म कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण। और इस पॉइंट का नाम भी मैंने ए ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ डायग्राम समझ में आया, डायग्राम क्लियर है, डेरिवेशन पे है। डेरिवेशन में तीन चीजें बस, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो अभी अभी ऑप्टिक्स में पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने यूज किया लगातार, त्रिभुज के अगर दो अंतः कोणों का योग पता है तो बाह्य कोण के बराबर होगा, वो यहाँ यूज होगा। एक बाह्य कोण बस ये यही दिख रहा है सिंगल। तो देखो सबसे पहले उसमें एक चतुर्भुज ढूंढो, AQNR लिख दूं उधर, चतुर्भुज AQNR में मिला AQNR। चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज लिखो या डायरेक्ट चतुर्भुज का, मैं तो बचपन से ऐसे ही करता आ रहा हूं, सीधा चतुर्भुज बना ही लो, लिखने से अच्छा है। तो चतुर्भुज AQNR में मिल गया AQNR। अब एंगल ढूंढो उसे, ये रहा AQNR, ये रहा एंगल ढूंढो। एक तो एंगल ए का तो पॉइंट ए का तो एंगल ए ही माना हुआ है, प्लस अब देखो क्यू का एंगल नहीं पता है ना। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बताया भी था बट लिखा नहीं मैंने, बट लिख देता हूं। ये पता है ये क्यू जो है इधर पॉइंट है,
और ये क्या है, अभिलंब है ना, तो अभिलंब ए से क्यू, देखो ऐसे समझो, ए से क्यू की आ रहे हैं हम, और अभिलंब ऐसे में गया है, तो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है अभिलंब, 90 डिग्री। तो जो ए क्यू एन आर है, इधर से नहीं दिखेगा बट मैं ऐसे में बना दे रहा हूँ, ऐसे में कितने, बहुत छोटा सा बनाया मैंने, कितने डिग्री का है ये, 90 डिग्री। ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि अभिलंब है। तो क्यू पे कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का, समझ रहे हो। ए क्यू पे 90 डिग्री, एन का नहीं पता, एन का कोई एंगल नहीं है, नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, जब नहीं पता है एंगल तो हम उसको अपने हिसाब से मान सकते हैं। एन बीच में आ रहा है ना, तो उसका नाम रख दो कोण क्यू एन आर, ठीक है। जब आपको कोई एंगल नहीं पता हो तो उस एंगल को बीच में रखो, या तो उसको क्यू एन आर पढ़ो या फिर आर एन क्यू पढ़ो। वो तो हमें हर जगह मानना ही पड़ेगा, वो तो हमें मानना पड़ेगा, और ए ही निकाल रहे हैं तो ए तो लिखना ही पड़ेगा। हालांकि इसे थीटा करके भी काम चला सकते हो, क्यू एन आर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब चौथा क्या बचा, फिर से आर। फिर आर देखो, चतुर्भुज बनाओगे तो आर से ए में जाओगे ना, ए क्यू एन आर फिर ए, तो आर और ए के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, फिर से। तो ये हो गया। अब क्या कॉन्सेप्ट था, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, बहुत आसान लगेगा तुम्हें ये, 90 90 180 उधर गया, तो 360 में से 180 गया, कितना बचा, तो a प्लस क्यू एन आर बराबर ये 180 90 90 180 360 घटाओगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री। क्लियर, इक्वेशन डाल दो, इतना आसान है। पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट मतलब पहला छोटा सा पार्ट खत्म। अब एक त्रिभुज ढूंढो, उसमें क्यू, नीचे वाला त्रिभुज ढूंढो, क्यू एन आर ट्राइंगल, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज में तो मैं बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो पहले नीचे वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज क्यू एन आर में। तो त्रिभुज में ढूंढो, पॉइंट क्यू ढूंढो पहले, क्यू कहाँ है, ये क्यू कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्यू पे 90 डिग्री का कोण है, एन पे कितना डिग्री का कोण है, एन का नहीं पता, तो हमने एन का नाम क्या रखा है ऊपर, क्यू एन आर। अगर आपको लगता है कि इसका हमें कुछ नाम रखना है तो थीटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहो तो थीटा बराबर भी लिख सकते हो। और आर फिर से कितना डिग्री, 90 का। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड को, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। देखो हाँ, ये गलत कर रहे हैं, देखो गलत क्या कर रहे हैं, देखो क्यू एन आर, और आर के बाद वापस कहाँ आएगा वो, ये हम एक 90 डिग्री कब ले रहे थे, जब एन क्यू ए जा रहा था। हम ये थोड़ी नहीं ले रहे हैं, हम तो इज्म इसका ऐसे कर रहे हैं, और एग्जैक्ट नहीं पता कि वो बीच से ही जा रहा है। मैंने डायग्राम में बीच से बनाया, जरूरत नहीं कि बीच से ही जाए। तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री हो तब होता जब वो पूरा ए से आता, ए क्यू एन आता, तब 90 डिग्री था। ये 90 नहीं है, ये मात्र ऐसे में घूम जा रहा है, इतना सा, ये मात्र इतना सा कोण है, और वो कोण का मान कितना है, R1। ध्यान से देखो, फिर अगला कोण क्या था, ये आर क्यू एन की वैल्यू R1 है, क्यू एन आर की वैल्यू हमने वही रखा है, और ये बचा एन आर क्यू। तो एन आर क्यू की वैल्यू कितनी है, R2। ये हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 में क्या चीज कॉमन है, आंसर राइट हैंड साइड। हाँ, क्यू एन आर भी है, बट राइट साइड से देखो, अगर ये वैल्यू 180 के बराबर है और ये वैल्यू भी 180 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड, आज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वो होने वाला है, उमस। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बट जो पानी गिरा है ना आजकल बारिश का, वो भाप बन के जब उड़ेगा उससे स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 से क्या समझ में आया, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, ये हो गया, ये इसके बराबर होगा। तो ये क्या है, R1
QNR प्लस R2। QNR अगर मैं ये QNR उधर ले जाता हूं तो क्या होगा, प्लस से माइनस कट गया, इसलिए क्या था, आप इसको थीटा मान लो, मन है तो थीटा मान लो, वो थीटा कुछ भी करके उसने गायब ही होना है आगे जाके, जो मर्जी वो बनाओ। तो QNR से QNR कट गया तो बचा क्या, कहाँ माइनस प्लस याद कर रहे हो, क्या गया, ये क्या था, एंगल ए को क्या माना था, प्रिज्म कोण। तो पहला चीज आ गया प्रिज्म कोण, कुछ था इस डेरिवेशन में, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो और बड़ा है ये, बट इतना अभी कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब न्यूनतम विचलन कोण पता करने के लिए, विचलन कोण किस त्रिभुज में है, नीचे तो नहीं है, विचलन कोण तो ऊपर है, डेल्टा, इस डेल्टा को विचलन कोण कहते हैं। अब वो त्रिभुज कौन सा मानोगे, त्रिभुज क्या मान लें, क्योंकि डेल्टा इस कोण को लेना है ना, QMR1 को, क्योंकि हम उसको बीच में ले रहे हैं, वो मतलब उसको फोकस में ले रहे हैं। M बाई कोण है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम MQR भी लिख सकते थे, QRM भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, मैंने उसको बीच में इसलिए रखा क्योंकि हमारा अभी का फोकस वही है, ठीक है, बाकी तुम कुछ भी रखो, उससे दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो जरा, QMR को देखो ध्यान से, QMRQ, ये इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा, दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर। तो पहले देखो Q पे कौन सा कोण बन रहा है, इतना सा, QMQR कितना है, I माइनस R1। M पे कौन सा कोण, अच्छा दो अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोण एक ये है और एक ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, E माइनस R2। तो दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या है वहां पे, समझ रहे हो ना, ये ऐसा है, ये बाहर से है डेल्टा, अंदर से ये Q है, और ये क्या था, R है, ये कितना था, I माइनस R1, और ये कितना था, E माइनस R2, ऐसे। तो दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो गया। ये तो पीछे हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। ये हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। आप ध्यान से देखो जरा, इसको खोलो, I माइनस R1 R2, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब इसको खोलो जरा, इसका ब्रैकेट खोलो, तो आपको दिखेगा यहाँ पे R1 R2 को एक साथ लिखो, ये माइनस R1 है, माइनस R2 है, तो ध्यान से देखो, अगर ये I है, ये प्लस E है, इसको एक साथ कर दिया मैंने, ठीक है, I प्लस E। अब ये क्या बचा, माइनस R1, क्या मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच गया, R1 प्लस, चिन्ह बदल गया, बराबर, क्यों किया, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, A। तो इसे कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 3, तो इसे डालो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एंगल, अब एंगल ए लिखो या डायरेक्ट ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी बुक में डायरेक्ट भी लिखा होगा, बराबर डेल्टा। कितना समझ गए। अब एक चीज ध्यान दो, इसने विचलन कोण नहीं कहा है, विचलन कोण तो ये आ गया, इसने क्या बोला है, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, न्यूनतम की स्थिति में मैं समझाता हूं अभी, ठीक है। ये डेल्टा क्या है, यहां पे जहां डेल्टा बराबर, ठीक है, बाह्य कोण है, बट उसको किस नाम से जान रहे हैं हम, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें न्यूनतम विचलन कोण चाहिए। तो इसके लिए ये ध्यान से देखो, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति के लिए, या स्थिति में, कोण की कंडीशन में,
कंडीशन में बोलो या फिर बोलो स्थिति में। अब बस एक चीज ध्यान दो, जब न्यूनतम विचलन कोण की बात कर रहा हूं मैं, उस कंडीशन में आपको यहां पर जो R1 और R2 लिखा है ना हमें, वो दोनों को सेम मान लोगे। थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हमें बस पैदा करनी है। मान लेना है कि जो R1 और R2 है दोनों सेम है। वैसे भी वो डायग्राम में सेम ही दिख रहा था, हमें पहले से ही दिख रहा था। तो एंगल R1 और R2 क्या मान लिया दोनों को? जब दोनों सेम ही है तो उसको अलग अलग नाम से क्यों लिखूं? इसको सीधा लिख देता हूं मैं R, ठीक है। अब और क्या सेम दिख रहा है तुम्हें? I। ये देखो I और E, ये दिखने में ही लग रहा है कि ये लगभग सेम होगा। थोड़ा बहुत पॉइंट का ऊपर नीचे का फर्क होता होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट दिखने में एंगल I जितना है उतना ही कितना है? एंगल E। तो एंगल I बराबर क्या मान लिया? E। अब इनमें से क्या है कि E भी जहां पर होगा ना लिखा हुआ, उसको भी हम क्या लिख देंगे? I, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। और तीसरी चीज देखो, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में विचलन कोण क्या था? डेल्टा। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जब ये न्यूनतम, एक न्यूनतम वर्ड जुड़ा, न्यूनतम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनिमम। तो बस इतना कर दो कि जहां डेल्टा था उसकी जगह लिख दो MIN। MIN मतलब मिनिमम। मतलब आपको बस जहां जहां R1 R2 होगा वहां R लिख देना है। I के जगह E लिख सकते हो, E की जगह I लिख सकते हो। तो हम जो ट्रेडिशन है उसी को फॉलो करेंगे। E की जगह क्या लिख देंगे? I। और जहां डेल्टा होगा, डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे? डेल्टा मिनिमम। और ये सारी चेंजेस किसके अंदर करेंगे? ऊपर। ये आया था ना हमारा आंसर, यही तो निकाला था हमने विचलन कोण, ठीक है। नहीं 4 नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे तो डायरेक्ट कुछ है ही नहीं, बस मतलब कोई दूसरा इक्वेशन तो है नहीं, डायरेक्ट इसी में पुट करो। इसलिए क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, I प्लस E को भी क्या माना है? तो I प्लस I हो गया 2I माइनस एंगल A, और डेल्टा को क्या मानना है? अब ये क्या है? डेल्टा मिनिमम को क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यही है न्यूनतम विचलन कोण। तो I प्लस I 2I माइनस A बराबर डेल्टा मिनिमम, ठीक है। तो यहां से चाहो तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। और यहां से चाहो तो तुम I वगैरह का भी निकाल सकते हो, A का भी, किसी का भी निकाल सकते हो वैल्यू। R1 प्लस R2, उसमें R1 था ना कहीं पे? R1 वगैरह हमने यूज किया कहीं पे? नहीं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कहाँ है? अच्छा यहाँ पे। यहाँ से अगर R1 R2 को R मान लो तो ये 2R बराबर है, यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा। और एक इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से भी एक इक्वेशन निकल जाएगा डेल्टा मिनिमम का। डेल्टा मिनिमम का भी निकाल सकते हो, उसका भी निकाल सकते हो, I का भी निकाल सकते हो, किसी का भी। तो देखो I कितना हो गया? 2I माइनस एंगल A बराबर डेल्टा मिनिमम। I बराबर कितना हो जाएगा? या 2I बराबर कितना हो जाएगा? माइनस A उधर जाएगा तो डेल्टा मिनिमम प्लस A। हम कर क्या रहे हैं? हमें ये निकल गया विचलन कोण, हमने निकाल चुके हैं। न्यूनतम विचलन कोण भी हमारा निकल ही गया है, वो आगे भी हम एक निकाल लेंगे, एक और फॉर्मूला। एक और चीज हमें पता करना था, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तन का नियम अगर तुमने पढ़ा है तो उसका दूसरा नियम क्या था? अपवर्तनांक के लिए एक ही फॉर्मूला था जिसे स्नेल का नियम कहते थे, जिसको यस आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया के। तो अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है, अगर आपको पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है तो एंगल I और एंगल R का पता होना जरूरी है। इसीलिए अभी हम एंगल I को फोकस करेंगे। ये जब आ जाएगा तो इस फॉर्मूले से फिर R निकाल लेंगे। तो यहां से एंगल I निकालना है हमें, तो पहले 2I बराबर क्या हो जाएगा? ये डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल A, ये हो गया, ये हो जाएगा। और I अगर होता, अगर ये I होता तो क्या हो जाता? बटे 2। तो ये आ गया I की वैल्यू। क्यों चाहिए? क्योंकि आगे जाके हमें अपवर्तनांक निकालना है, और अपवर्तनांक के लिए हमें I और R दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहां से I आ गया। इसे कोई इक्वेशन मान लो, क्या मान लें? 3 यहां तक था, इसे क्या मान लें? 3 के बाद 5 आएगा, 4। अब वैसे ही R निकाल सकते हो, इक्वेशन 3 से R निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3
देखो इक्वेशन 3 से हमें क्यों फिर से जरूरत पड़ी, ये तो प्रिज्म कोण आ ही चुका था, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ से आप R निकाल सकते हो। तो क्यों कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में R1 और R2 को हमने क्या माना है R, तो ये भी R ये भी R, तो R प्लस R 2R, तो ये एंगल A बराबर क्या हो जाएगा R प्लस R, तो ये 2R हो गया, तो R बराबर कितना हो जाएगा एंगल A बटे हो जाएगा। तो ये I आ गया, ये R आ गया। अब ये I R का क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको किस में रखना था, इसमें। और इसे कौन सा नियम कहते थे, स्नेल का नियम, जो अपवर्तन का दूसरा नियम था स्नेल का नियम था। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमारा जो अपवर्तनांक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तब तक इसको उतारो, एक ही बार में करोगे तो फिर नींद आने लगेगा, माइंड डाइवर्ट होगा, थोड़ा लिखते रहोगे तो ठीक है। ये फर्स्ट पेज, पहले डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम बड़ा, आधे पेज में कम से कम डायग्राम होना चाहिए, चाहे बड़ी कॉपी हो तुम्हारी, क्योंकि डायग्राम के अंदर देखो कितना कुछ दिखाना है, छोटा बनाओगे कंजूसी करोगे फिर फंस जाओगे, दोबारा मिटाना ही पड़ेगा। तो आधे पेज में पूरी एक डायग्राम होना चाहिए, उसके बाद से फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। पहले लिखने का काम कर लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। डायग्राम बनाओ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये आई और आर हमने क्यों निकाला था, हमें चाहिए अपवर्तनांक, और उसने स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर। वैसे भी ऑप्टिक्स में एंगल से मतलब नहीं है, साइन कॉस टेन, टेन थीटा को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, टेन अल्फा को अल्फा, टेन बीटा को बीटा, वैसे साइन आई को आई मान लेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स में ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से कोई वो नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, तो हम यूज करते हैं स्नेल का नियम, उसीलिए आई और आर निकाला है, ठीक है। आर को इक्वेशन 5 डाल दो, या जरूरत नहीं है तो जो है ना, तो लिख देते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, ये डबल एल है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम ये होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n होता है, या फिर बोलो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। हमें आई और आर की वैल्यू मिल गई है, आई की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ऊपर रहा a बटे 2, तो देखो ध्यान से, तो n बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखो, n बराबर साइन आई की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस a बटे 2, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल a बटे में 2, ये साइन आई, साइन आर, आर की वैल्यू एंगल a बटे 2, तो ये हो गया साइन एंगल a बटे 2। अब हमें पता है, चूंकि यहाँ पे देख लेते हैं, बस लास्ट है ये, यहाँ पे लास्ट ही निकल रहा है, उसके बाद हो जाएगा ये। अब यहाँ पर एक चीज देखो, चूंकि हमें पता है, या फिर लिख दो यदि, इफ मतलब यदि, इफ साइन थीटा लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर है, वैसे साइन आई को आई मान सकते हैं, साइन आर को आर मान सकते हैं, तो ये साइन आई है, तो साइन आई को हम क्या मान सकते हैं, आई, और साइन आर को आर, तो ये और ये हो जाएगा, ये साइन साइन हट जाएंगे, तो एन बराबर क्या बच गया, डेल्टा मिनिमम, यस आई अपॉन आर, तो आई की वैल्यू क्या है, डेल्टा मिनिमम a बटे 2, और आर की वैल्यू कितनी थी, एंगल a बटे 2। देखो 2 से 2 गया, कैसे गया, जो चीज बटे के बटे में होता है डायरेक्ट ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 वैसे भी कटना है, और ऐसे भी देखो ये भी बटे में 2, ये भी बटे में, तो 2 से 2 गया, तो बचा क्या, n बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल a बटे एंगल a, नहीं वो प्लस में है, एंगल a डिवाइड में है, तो दोनों को अलग अलग कर दो, तब इसके भी डिवाइड में कर दो, इसके भी, ताकि एंगल a से एंगल a अलग अलग डिवाइड में आ जाए और कट हो जाए। ये हो गया a, और ये क्या हो गया, एंगल a बटे, तो a से a गया तो कितना बचा, 1 आ गया।
हमें यहां से चाहो तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकल गया, चाहिए था ना पदार्थ का अपवर्तनांक, तो यहां से चाहो तो वो फॉर्मूला निकल गया, और चाहे तो हम ये डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं। डेल्टा मिनिमम कैसे निकाल सकते हो? पहले तो +1 को इधर भेजो, n-1, और इधर क्या बच गया? डेल्टा मिनिमम अपॉन डेल्टा मिनिमम बराबर क्या हो गया? a(n-1). ये एंगल ए कर लो या ए करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बुक में ए ही दिखेगा डायरेक्ट, किसी किसी बुक में एंगल ए होगा, ठीक है। तो एंगल ए n-1, ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। अब हमें याद क्या करना है? ये जितने फॉर्मूले डब्बे में हैं सबको याद रखना है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो अभी हमने फाइनल निकाला, ये याद रखना। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला होता है a(n-1), मतलब जो प्रिज्म कोण है उसमें से अपवर्तनांक को घटा दो, a घटा दो, बाकी आई तो याद ही रहेगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। इसको तो सिंपल प्रिज्म कोण का आधा होता है अपवर्तनांक। एक एक करके सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। और ये डेल्टा मिनिमम क्या है? यही है न्यूनतम विचलन कोण का व्यंजक, व्यंजक मतलब फॉर्मूला। ये सब इस पे सवाल बनते हैं ना, तो कहीं से भी, इधर से भी बन सकता है, इधर से भी पूछ सकता है, इस पे से भी पूछ सकता है, इस पे भी पूछ सकता है, आर की वैल्यू भी पूछ सकती है। ओके, ये है। कुछ है इसमें टफ? वही 3 कॉन्सेप्ट लगे थे ना, बस लेंथी है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतनी सारी चीजें इसने निकालने के लिए दे दिया है, करना तो पड़ेगा।